नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका आपके साथ। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले केजरीवाल का दांव विधानसभा चुनाव। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था और सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दाव किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली में गुंडागर्दी कर रही है और लोग उन्हें इसलिए वोट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली वाले बीजेपी की गुंडागर्दी से बहुत गुस्से में हैं और पूरी दिल्ली वासियों का कहना है कि हम शरीफों की पार्टी को वोट देंगे, गुंडों को वोट नहीं देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि आज चुनाव प्रचार थम चुका है और 5 तारीख को चुनाव होने हैं विधानसभा की 70 सीटों पर, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने की दिख रही है? क्योंकि आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से एक अच्छी रणनीति तैयार करके आगे बढ़े और दिल्ली वासियों के दिल और दिमाग पे पूरी तरीके से कब्जा किए हुए हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी दिल्ली वासियों के दिल में? अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों पर प्रचार भले ही आज थम गया हो, चुनाव प्रचार का तो आज 5 बजे ही थम गया हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की असल लड़ाई तो आज से शुरू हो गई है। कौन पार्टी किस पर भारी? आम आदमी पार्टी भारी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और तीनों के मुकाबले में कौन आगे लग रहा? अब तक के चुनाव प्रचार पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों के चुनाव प्रचार पर 20 नजर आती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दे सेट किए, इस तरह से पिच सेट की कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुद्दों की पिच पर खेलना पड़ा। यानी चुनावी मुद्दे किस तरफ मुड़ेंगे, किस तरफ माहौल बनेगा, उन सारे मुद्दों को सेट करने का काम इस विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के हिस्से से ही जाता नजर आ रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी खेलती नजर आई और कांग्रेस भी उन्हीं मुद्दों को लगातार विरोध कर चुनाव प्रचार करती रही। तो पूरा अगर चुनाव प्रचार दिल्ली विधानसभा का देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से चल रहे चुनावी अभियान में, चुनावी जनसंपर्क में, डोर टू डोर कैंपेन करने में या फिर रोड शो और चुनावी रैलियों की संख्या के तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यानी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी इस तरह से थी कि उन्होंने दिल्ली के हर कोने, हर मतदाता, हर क्षेत्र को कवर करने की उस स्थिति से कोशिश की कि वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाएं, हर मतदाता तक उनका मैसेज पहुंचे। उन्होंने जो वादे किए हैं और जो दावे किए हैं, जिनके सहारे वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं और चौथी बार दिल्ली में वो सरकार अपने बलबूते बनाना चाहते हैं, इसको लेकर तीनों पार्टियां जोर आजमाइश में लगी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव की कैंपेनिंग की बात की जाए तो मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों से बेहतर चुनाव प्रचार में नजर आई और भारतीय जनता पार्टी के टॉप स्टार प्रचारकों में चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, समेत सभी नेताओं को उतरा, यहाँ तक कि आखिरी दौर में
भारतीय जनता पार्टी के जो भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उनके वोट बैंक दिल्ली में उनको भी उतारा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकेले अपने चेहरे और झाड़ू के दम पर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव का प्रचार किया। चुनावी जनसभाएं, चुनावी रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन की, यहाँ तक कि आखिरी दौर में आम आदमी को पार्टी को लगा कहीं कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बुलाया और उनसे चुनावी रैली और रोड शो कराकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की। और किराड़ी और रोहड़ी साइड के इलाके में अखिलेश यादव द्वारा अरविंद केजरीवाल के साथ किया गया रोड में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का रोड शो फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसे मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता है, वो जामिया का क्षेत्र आता है। वहां से आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह विधायक हैं और उनके चुनाव प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन पहुंची और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपने सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में उतारा, वैसे अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी चुनावी प्रचार की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के उन मुस्लिम चेहरों को भी दिल्ली में उतारा ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटकने ना पाए और कांग्रेस की गोद में ना बैठे और वो उनको पहले चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद कड़े मुकाबले में देख सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो उसमें आम आदमी पार्टी भारी पड़ती नजर आ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार रहा हो या फिर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की बात की जाए। अखिलेश जी, अगर बात करी जाए MY फैक्टर की तो वो कितना कारगर साबित होगा ये विधानसभा चुनाव में? अखिलेश जी, दिल्ली में MY फैक्टर को चुनाव में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन M फैक्टर को काफी गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि दिल्ली में काफी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर M फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक निर्धारित करता है कि जीत किसकी होगी और वहां पर चुनावी रिजल्ट को पलटने की क्षमता भी रखता है। हाँ, कुछ ऐसी सीटें जरूर हैं जहां पर बाई समीकरण भी काफी काम आता है और खासकर किराड़ी विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर 40-50 हजार यादवों के वोट बैंक हैं। तो स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से किराड़ी विधानसभा में रोड शो कराया और उससे सटे हुए रोहिणी इलाके में रोड शो कराया ताकि वहां के यादव वोट बैंक यानी MY समीकरण को अपने पाले में करके उन सीटों को आम आदमी पार्टी की झोली में डाला जा सके। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश की और वो अखिलेश यादव को रोड शो कराने में कामयाब है और जो रोड शो में भीड़ जुटी वो सपा समर्थक थे, आम आदमी पार्टी समर्थक की जो भीड़ जुटी वो भीड़ देखने लायक थी और जिसका बाकायदा जिक्र भी अखिलेश यादव ने अपनी रैली में किया। दूसरा, बीजेपी को एक यहाँ पर झटके के तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुई उस वजह से योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्टार प्रचारक के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में 14 रैली लगाई थी, लेकिन उनमें वो 1-2 रैली करने में ही कामयाब हो पाए। बाकी चुनावी रैलियां उनकी भगदड़ की भेंट चढ़ गई और वो महाकुंभ के झटके की वजह से दिल्ली चुनाव प्रचार में नहीं उतर पाए। इसे भी हिंदू मुस्लिम जो चुनावी ध्रुवीकरण होता है उसको रोक जो भाजपा करना चाहती थी या भाजपा ने प्लानिंग की थी योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में उतारा जाए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन भाजपा भगदड़ की वजह से नाकाम रही और योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां नहीं करा पाए। इसे भी आम आदमी पार्टी की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। अखिलेश जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली की महिलाएं और नवयुवक जो है वो यमुना का पानी लेकर धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप कहां हो अरविंद केजरीवाल। तो इसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब भी चुनाव प्रचार किया, चुनाव उन्होंने लड़े और पिछले चुनाव जीते, उनमें लगातार यमुना के पानी को साफ करने का वादा उन्होंने दिल्ली की जनता से किया था, लेकिन उस वादे को वो अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए। इस गलती को उन्होंने इस चुनाव में स्वीकार किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए दिल्ली की जनता से उन्होंने कहा कि ये मैं
ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो पानी साफ करेंगे, वो ये काम नहीं कर पाए हैं और वो दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि ये उनका वादा अधूरा रह गया है, इस वादे को वो इस बार पूरे करें। उनका कहना था कि हमने जो कई वादे किए थे उनमें से कुछ वादे हम जो पूरा कर ले गए हैं और जो कुछ वादे हमारे बच गए हैं उनको इस बार की सरकार में हम पूरा करेंगे। तो कह सकते हैं कि यमुना का मुद्दा जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है कि पानी साफ नहीं हो पाया, अरविंद केजरीवाल के एजेंडे में और दावे और वादे में सबसे ऊपर था, उसको अरविंद केजरीवाल ने खुद सामने कर अपनी गलती को स्वीकार किया और इस बार उसको पूरी तरह से इस मुद्दे पर काम करने और यमुना के पानी को साफ करने के वादा फिर दोहराया और कहा जनता को जिस प्रकार अन्य योजनाओं पर हम पर भरोसा किया हमने उनको पूरा किया, इसको भी हम पूरा करके दिखाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी एक अरविंद केजरीवाल की रणनीति पानी के मुद्दे पर जो माहौल गर्म किया गया था उसको भुनाने में कामयाब रहे। जी अखिलेश जी, देखना काफी रोचक होगा क्योंकि ये त्रिकोणीय बिल्कुल चुनाव लग रहा है जिसमें आरोप प्रत्यारोप का खेल बराबर चल रहा है। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विधानसभा चुनाव का आज प्रचार थम चुका है और 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब बात करेंगे मिल्कीपुर का रण, जीत का प्रण। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। आज सभी पार्टियों ने अपनी पुरजोर ताकत लगाई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार के अंतिम दिन यानी आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों से जमीनें छीनी और लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया। 2027 के विधानसभा चुनाव में जब सपा की सरकार बनेगी तो हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री अयोध्या में खरीदी गई जमीनों की सूची जारी कर दें तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा भूमाफिया आखिर कौन है। सबसे बड़े भूमाफिया भाजपा के लोग ही हैं। अयोध्या में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन ली गई पर गरीबों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जैसा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट काफी हॉट माना जाता है, तो बीजेपी की क्या रणनीतियां दिख रही हैं जिससे मिल्कीपुर सीट बीजेपी कब्जा कर सकती है? बीजेपी की जो यहाँ पे रणनीति रही है वो साख की रणनीति रही है। पूरी साख लगी हुई है बीजेपी और बीजेपी और सपा, ये दोनों आमने सामने के टक्कर में है क्योंकि यहाँ पे और किसी और पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं प्रत्याशी। सीधे आमने सामने की टक्कर देखी जा सकती है सपा और भाजपा में। और उसी के सिलसिले में अभी बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने भी जनसभाएं की हैं और आज अखिलेश यादव जी भी मिल्कीपुर पहुंचे और उन्होंने भी जनसभाएं की और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा ये जो चुनाव है वो बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव को हम जीतेंगे और इस चुनाव में हम जीत दर्ज करके बीजेपी को अयोध्या की याद दिलाएंगे कि जैसे अयोध्या में उन्हें करारा झटका लगा था और अयोध्या में हार जाने की वजह से बीजेपी की नींद उड़ गई थी। तो इस तरीके की कुछ बातें अखिलेश जी ने यहाँ पर कही हैं चुनाव में प्रचार के दौरान। तो क्या लग रहा है बीजेपी कितनी तैयारी से उतर रही है इस चुनाव में? बीजेपी ने भी इस मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक 2-2 बार आ चुके हैं और सभी जगहों पर मुआयना भी कर चुके हैं। लोगों से भी मिल रहे हैं, जनता का भी रुख ले रहे हैं और
लगभग जनता में भी बीजेपी के प्रति और सहानुभूति भी दिख रही है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि कुछ तबका ऐसा अभी जरूर है कि जो सपा के पक्ष में जाएगा, और दोनों का अभी निर्णय बता पाना नहीं सही समय होगा। थोड़ा सा हमें और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा जनता का रुख जानने के लिए, क्योंकि जनता इस बार बोल कम रही है, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रख रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं महिला आयोग की बैठक, दिलाई शपथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अब आप बात कर रहे हैं महिला आयोग की बैठक, दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं से जुड़े कानूनों पर समीक्षा बैठक की है। सभागार में महिलाओं से जुड़े कानूनों परिचर्चा पर कार्यशाला एवं मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महिला आयोग की सभी सदस्य व आयोग से जुड़ी सभी महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने अयोध्या में दलित महिला की हत्या के कांड पर शुरू हो रही राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बैठक के दौरान आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव समेत अन्य सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहीं। बैठक में बाल विवाह जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाज को उससे निजात दिलाने के लिए सभी पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। आज महिला आयोग की बैठक हुई, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह के प्रति सभी को शपथ दिलाई है। और इस दौरान महिलाओं से संबंधित कानूनों पर परिचर्चा भी की गई। महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपने अपने सुझाव भी रखे। हर मंथ एक बैठक हमारी यहाँ होती है, महीने में जो हमारी कैबिनेट है उसके साथ सारी बैठक होती है। उसमें हम किसी न किसी विभाग से एक जानकारी के लिए किसी को बुलाते हैं। तो आज भी हमने यहाँ बुलाए हुए हैं कुछ विभाग, जो जिससे कि वो थोड़ा सा वहाँ से एक नई चीज़ें पता चलती हैं, कुछ थोड़ा मोटिवेशनल कुछ टॉपिक्स हमें पता चलते हैं, जिनको हमारे जो सदस्यगण हैं वो उनको नीचे तक लेके जाते हैं। तो ये सारी है। बाकी हमारा ये रहता है कि यहाँ जितना भी हमारा पूरा महीने का एक कार्य, जितने भी प्रोग्राम्स हुए या जो भी हमारा फीडबैक है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।